हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी जोन में। इस वीडियो में हम दो टॉपिक को बेसिकली कवर करने वाले हैं। एक टॉपिक जो है रेजिस्टिविटी और जो दूसरा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर रेजिस्टिविटी को आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको रेजिस्टेंस के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरत होता है। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ खास पता नहीं है तो इसके पहले का जो वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन जो है उसमें आप क्लिक करके आप रेजिस्टेंस वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट में भी जाके आप उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार रेजिस्टेंस के लिए छोटा मोटा ओवरव्यू दे ही देता हूँ। मैं बताया था कि रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करने का काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए ओम्स लॉ एक आया था जिसके बारे में हम देखे थे। ओम्स लॉ क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये था। फिर इस वाले को अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाए थे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आया था जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, या फिर इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और R इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर वैल्यू निकालूं तो V अपॉन I। ये होता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टाइम। एक चीज और ध्यान देना है कि जो उस वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये क्या है? रेजिस्टेंस का SI यूनिट होता है जिसका क्या नाम है? ओम है। और इसको हम एक इस लेटर से शो करते हैं, ये है ओम का सिंबल है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस जैसे किलोग्राम का यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, लेंथ का यूनिट मीटर होता है, उसी तरह जो रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का उसका SI यूनिट ओम होता है, जिसको हम ऐसे लेटर से इस तरह के सिंबल से हम उसको प्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने जो रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टिविटी वाला जो टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं। इसको मैं इरेज करता हूं। तो इससे पहले हम ये भी देखे थे रेजिस्टेंस के बारे में हम ये देखे थे लास्ट वीडियो में कि जो किसी भी सब्सटेंस का जो रेजिस्टेंस होता है वो उस सब्सटेंस का उस कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हम ये देखे थे कि जो रेजिस्टेंस होता है उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या थिकनेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो उन्हीं दोनों हम फैक्टर्स को लेके हम रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन लेंगे और यहीं से इसका डेरिवेशन भी स्टार्ट करेंगे। तो वहीं से लास्ट वीडियो को आप एक बार देख लेंगे अच्छे से जाके, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम रेजिस्टिविटी की। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। इसमें क्या था? पहला ये था कि मैं लिख देता हूं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली proportional to the length of the conductor। ठीक है, ये पहला रेजिस्टिविटी की शुरुआत करने के लिए कि किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है उसके लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, मतलब क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा क्या था कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, इसी को हम समटाइम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ कंडक्टर। ये दूसरा हुआ। मतलब क्या कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों का हम कंबाइन करके ही रेजिस्टिविटी की शुरुआत करते हैं, रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन करते हैं। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद हम लिखेंगे, मैं ये दोनों को बस छोड़ रहा हूं, ये दोनों काम का चीज है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को मैं मर्ज करने का काम कर रहा हूं। कंबाइनिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। जब ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड तो रेजिस्टेंस है तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो यहाँ पे L लिख दो एंड इनटू 1 अपॉन ये दोनों को हमने कंबाइन कर दिया है। ठीक है, इसको अगर और सिंपल बनाए तो ये हो जाएगा R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ये इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए जब भी इसमें रेजिस्टेंस है प्रोपोर्शनल साइन को अगर मैं वहां से हटाऊंगा तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा, हमेशा का ये रूल होता है। तो मैं R इक्वल्स टू इसको हटाया तो एक आया कांस्टेंट जिसको बोलते हैं रो L बाई A, इक्वेशन नंबर 4, वेयर ये जो है इसको हम पढ़ते हैं रो, ये क्या हुआ भाई, इसको लिख सकते हो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। समझ में आ रहा है क्या हुआ, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया कांस्टेंट आया रो, तो रो L अपॉन A हो गया, रो को ही हम क्या बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये चीज याद रखना है। ठीक है, अब देखो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला मैं इक्वेशन 4 से निकालूंगा तो ये दोनों क्या होगा, इधर चला जाएगा। ठीक है ना, ये जो है इधर चला जाएगा, डिवाइड में रो की वैल्यू निकल जाएगा, तो रो इक्वल्स टू RA अपॉन L, इक्वेशन नंबर 4। और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है कि ये रेजिस्टिविटी जो किसी भी मटेरियल का है ना तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ना ही उसके रेजिस्टेंस, ना ही उसके लेंथ पे डिपेंड करता है। लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है, हम रेजिस्टेंस में देखे थे, रेजिस्टेंस वाले जाके आप देखें कि रेजिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है किस पे, कि जो कंडक्टर है उसकी लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, कौन से मटेरियल का बना हुआ है, टेम्परेचर कितना है, ये सारे चीज पे डिपेंड करता है कौन, रेजिस्टेंस। लेकिन बात जब रेजिस्टिविटी की आएगी तो रेजिस्टिविटी ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है और ना ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस चीज को बहुत ही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये चीज ध्यान देना है। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन जो रेजिस्टेंस था वो डिपेंड करता था, लेंथ ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता था। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है भाई, मैं इधर वाले को इरेज करने का काम कर रहा हूं, नीचे लिख देता हूं चाहे, बट इसी के आगे का है, बट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, ये दो चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। मैं इसको अब इरेज करने का काम अब करता हूं। अभी मैं डिफाइन करूंगा कि जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टिविटी में क्या सिमिलरिटी होता है, हम वो देखेंगे। चलिए इसको इरेज करता हूं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि जो रेजिस्टिविटी होता है और रेजिस्टेंस को कैसे हम लिंक कर सकते हैं एक दूसरे से। तो हमारा जो लास्ट वाला जो डेरिवेशन आया था, क्या आया था कि रेजिस्टिविटी जो रो था वो क्या था, RA अपॉन L, ये इक्वेशन नंबर 5 आया था। हम यहीं से शुरू करेंगे इसको। अगर मैं ऐसा कर दूं कि यहां पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो ये हमारा कंडक्टर है, ये ऐसा कोई कंडक्टर हो गया, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है, ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हुआ है, ये हमारा A हो गया, और यहां से यहां तक एक लेंथ है उसका कंडक्टर को L हो गया, ये R, और इसका ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये वाला A हो गया, और ये टोटल उसकी लेंथ हो गई। अगर मैं ये मानूं कि जो एरिया है इसका जो ये कितना वैल्यू है 1 के बराबर, 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ भी 1 मीटर में मान लूं, तब देखते हैं क्या होगा। यहां पे लिख देता हूं, इफ A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड
L इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वाला 1 मीटर के बराबर इसकी लेंथ हो गई और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो गया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। तब क्या हो जाएगा, देन रो इज इक्वल टू R इंटू ये वाला भी 1 हो गया और ये वाला भी 1 हो गया। मतलब क्या, रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। मतलब किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी उस रेजिस्टेंस के बराबर होता है जबकि उस वायर जो होगा, वायर कंडक्टर होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा और उस वायर की जो लेंथ होगी 1 मीटर के बराबर होगी। या फिर सिंपल अगर ये समझना चाहिए, ऐसे समझो कि अगर कोई कंडक्टर है जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है और उसकी लेंथ जो है 1 मीटर है, तब उसकी जो रेजिस्टेंस होगी उतना ही उसकी रेजिस्टिविटी भी होगी। ये उस चीज को डिफाइन करता है। चलो मैं इसको लिख देता हूं, when the thickness, मैं थिकनेस लिख देता हूं, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी समझ सकते हैं। when the thickness of a conductor is 1 meter square and the length of the conductor is 1 meter, then the resistivity of that conductor will be equal to the resistance। ये हो गया उसको डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, आप इसको नोट डाउन भी करते चलें। ठीक है, अगर मैं इसका एसआई यूनिट की बात करूं कि जो रेजिस्टिविटी होगी, ये हमारा, चलो ये इक्वेशन नंबर 5 तक आप इसको नोट डाउन कर ले। अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टिविटी होती है उसका एसआई यूनिट क्या होता है। मतलब हम रेजिस्टेंस को तो हम बोल दिए कि उसका यूनिट जो होता है ओम होता है, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी हम देखते हैं। यही से शुरुआत करेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। मतलब रेजिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये भी सेम ही है रेजिस्टेंस की तरह ही है, बस डिपेंड करता है कि नेचर किस क्या है मटेरियल का और उसकी टेम्परेचर कितना, उस पर डिपेंड करता है। अभी मैं इसके बाद कुछ सब्सटेंस का नाम भी लूंगा जिसका हम रेजिस्टिविटी भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी हम इसका एसआई यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, चलिए निकालते हैं। तो ये तो हमारा हो गया रेजिस्टिविटी इधर, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम। ठीक है, एरिया होता है, एरिया का यूनिट क्या होता है भाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूं। और नीचे क्या है लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। ये देखिए यहां पर 2 बार मीटर है, यहां पे 1 बार मीटर है। एक मान लीजिए 1 से 1 कट गया तो क्या बचेगा ओम मीटर। ये जो हो गया क्या रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ओम मीटर। ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट हो गया। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टिविटी जो है, अब मतलब ये कि जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी वो कम, मतलब एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। जो मैं पीछे रेजिस्टेंस बताया था एक्चुअली में वो रेजिस्टिविटी ही था। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं बताया था कि सिल्वर जो होता है सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिख देता हूँ, ये लिखते सबसे ज्यादा, सबसे कम और मॉडरेट वाले के कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। मान लीजिए सिल्वर है, यहाँ पे मैं रेजिस्टिविटी लिख देता हूँ द रो। ठीक है, ये है रेजिस्टिविटी। सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो होती है 1.60 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर होता है। ये किसका हो गया सिल्वर का हो गया। एक और ले लेता हूं, मान लो जर्मेनियम ले लेता हूं दूसरा। इसका जो होता है 0.6 ओम मीटर, ये होता है जर्मेनियम का। और जो तीसरा होता है मैं ले लेता हूं लास्ट में, मान लीजिए एबोनाइट का।
एबोनाइट तो एकदम सबसे ज्यादा इंसुलेटर की तरह काम होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं जो वायर होता है उसके कवर बनाने में, ताकि उससे शॉक ना लगे। एबोनाइट के यूज किया जाता है कुकर का हैंडल बनाने में भी किया जाता है, ठीक है, क्योंकि हीट का भी बहुत ही बैड कंडक्टर होता है या पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। एबोनाइट का जो होता है ये होता है 10 टू द पावर 15 टू 10 टू द पावर 17 ओम मीटर। आप ये तीनों को कंपेयर करिए और आपको पता चलेगा। ये सिल्वर जो होता है इसका जो रेजिस्टेंस है 1.60 × 10 पावर -8, 10 पावर -8 मतलब 0 से भी बहुत छोटा है। जर्मेनियम के तो 0.60 से बड़ा है, और एबोनाइट है इसकी वैल्यू 10 की पावर 15 मतलब 10 लिख के 15 टू 0 और लगा दो, तब समझ में आएगा कि उसकी रेजिस्टिविटी कितनी है। तो ये सबसे लेस रेजिस्टिविटी वाला है, ये मॉडरेट वाला है, ये हाई रेजिस्टिविटी वाला है। इसलिए क्या होता है, ये जो होता है ये कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये वाला जो हो गया ये होता है सेमीकंडक्टर, और ये जो होता है लास्ट में ये होता है इंसुलेटर। ये तो सिंगल सब्सटेंस का हो गया। लेकिन अगर एलॉय जो होते हैं, एलॉय क्या होते हैं, जो मोर देन वन टाइप के एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है। जैसे आप समझ सकते हैं उसको ब्रास समझ लीजिए, ठीक है, जिसको कांसा बोलते हैं। ये क्या होता है, या फिर नाइक्रोम का जो वायर होता है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टिविटी की वजह से कोई जो सब्सटेंस होता है उसमें गर्मी बहुत ज्यादा होता है, वो हीट को कंज्यूम करने का काम करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज किया जा सकता है। अगर ऐसा सब्सटेंस जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाए, रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगा तो जब भी उससे करंट पास होगा तो ज्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस गर्मी का हम यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन में यूज कर सकते हैं, ऐसे जगह में होते हैं। तो क्या किया जाता है, किसी अगर हम कई जगह ऐसे चीजों की जरूरत पड़ती है जहां पे ज्यादा हीट की जरूरत होता है हमको, तो हम क्या करते हैं, एलॉयज का यूज करते हैं, ठीक है। एलॉय जैसे आप नाइक्रोम के वायर का नाम सुने होंगे, जैसे जो हीटर होता है, हीटर में देखे होंगे कि स्प्रिंग टाइप का वायर उसमें लगा होता है, ठीक है, वो नाइक्रोम का वायर होता है, ठीक है। वो नाइक्रोम जो है 3 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। देखिए हम बताते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए कि जो एलॉयज होते हैं, एलॉयज हैव मैक्सिमम रेजिस्टिविटी। एलॉय जो होते हैं उसकी रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसलिए सो these substances shows heating effect when current is passed। जब करंट इससे पास किया जाएगा तो हीटिंग इफेक्ट को शो करते हैं, ठीक है। एग्जांपल में देख लेते हैं, नाइक्रोम, ठीक है। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है। शुरू का जो Ni है वो होता है निकल, बीच का जो CHRO है वो क्रोमियम, और जो लास्ट में तीसरा होता है, जो इसमें और भी होता है, मैंगनीज और आयरन भी मिलाया जाता है। लेकिन नाइक्रो में आप 2 ही चीज समझ लीजिएगा, निकल और क्रोम। लेकिन इसमें जो आयरन है और भी होता है, आयरन भी, मैंगनीज भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ आयरन का भी यूज किया जाता है। ये दोनों मेन होते हैं निकल और क्रोमियम से, इन्हीं दोनों के नाम से नाइक्रोम बना हुआ है। तो ये क्या एलॉय है, क्यों, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरह के जो एलिमेंट है उनको कंबाइन करके, एक से ज्यादा मेटल को मिला जुला के एक एलॉय बनाया गया है, ठीक है। एलॉय का मतलब क्या होता है, जो मोर देन वन टाइप ऑफ मेटल इज कंबाइंड टुगेदर, ठीक है, तो हम उसको नाइक्रोम बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों को, और बाकी एक कोई सा भी, बहुत सारे मिक्सचर बनाए जा सकते हैं। आप ऐसे ही देख सकते हैं, एक होता है मैग्नीयम, क्या होता है, मैंगनीन, मैंगनीन क्या होता है यार, मैंगनीन ये होता है, ठीक है। ये 2 चीज से मिलकर बना होता है, 3 चीजों, कॉपर, मैंगनीज और निकल, कॉपर, मैंगनीज और निकल, ये तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये सब एलॉय कहलाता है, और इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है बहुत हाई होता है। इसलिए क्या शो करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं जब इनसे करंट पास हो जाता है, पास करते हैं तो। इसलिए इनका जो हीटिंग वाले जो अप्लायंसेस होते हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज किया जाएगा इसका, फिर
इनका यूज किया जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर में, कहीं भी मत लिख तो यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन, इन सारे जगहों पे इसका यूज किया जाता है। तो ये तो पूरा कंप्लीट था रेजिस्टिविटी के बारे में। तो चलिए अब हम शुरुआत करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस।